हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज हम रोटेशन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया था एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पॉइंट पार्टिकल के लिए और डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम्स के लिए। कुछ निकाले थे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, एज वेल एज कुछ कंटिन्यूस पार्टिकल सिस्टम्स के हमने डेरिवेशन स्टार्ट किए थे। कंटिन्यूस पार्टिकल सिस्टम्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो उसी में आगे बढ़ेंगे। एंड आई थिंक हमने रॉड और रिंग का कर लिया था, रॉड, रिंग और डिस्क का कर लिया था। तो अगला डेरिवेशन हम करेंगे, तो अगला डेरिवेशन है हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिराइव करना चाहते हैं। तो हॉलोस्फीयर यूनिफॉर्म हॉलोस्फीयर है। पहली बात, मतलब यूनिफॉर्म मतलब मास, उसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एम मास आर रेडियस का हॉलोस्फीयर है। अब अगर ये हॉलोस्फीयर लूँ मैं, तो इस हॉलोस्फीयर के वैसे तो इनफाइनाइटली मैनी एक्सेस ऑफ रोटेशन होंगे, बहुत सारी एक्सेस ऑफ रोटेशन हो सकती हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस हॉलोस्फीयर। लेकिन मैं एक स्पेशल एक्सेस ऑफ रोटेशन में इंटरेस्टेड हूँ, और वो जो सेंटर से पास कर रही है और मतलब डायमीटर है, मतलब एक तरीके से। और स्फीयर का एक सिंगल डायमीटर भी नहीं होगा, देयर विल बी मैनी डायमीटर्स। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालना चाहता हूँ। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालना चाहता हूँ। तो ये डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है मुझे, तो इसके लिए ये पूरे स्फीयर का, हॉलो मतलब अंदर से खाली है, केवल सरफेस पे मास है। तो इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, ये डायमीटर के अबाउट। तो इसके लिए मुझे इस स्फीयर को छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करके उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज द टेक्निक टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ जो एलिमेंट हमें चूज करना होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ऐसे करके रिंग चूज करनी होगी। ये रिंग एलिमेंट चूज करना होगा, मतलब ये हॉलोस्फीयर को आप बहुत सारी छोटी छोटी रिंग से बना हुआ इमेजिन कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन दिस टू बी मेड अप ऑफ ऐसे, ये जैसे ये सबसे बड़ी रिंग है, फिर ऊपर जाते जाते रिंग छोटी होती जा रही है। तो इस तरीके से रिंग्स, छोटी छोटी रिंग से बना हुआ इमेजिन कर सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे पतला सा ऐसे छोटा सा ये एंगल है, ये इसकी मोटाई है डी थीटा। तो ये यहाँ से थीटा एंगल पे ये डी थीटा एंगुलर विड्थ है, तो ये मोटाई हो जाएगी आर डी थीटा। ये छोटी सी रिंग की जो मोटाई हो जाएगी, इट विल बी आर डी थीटा। नाउ अगर आपको याद हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का मैं लिख सकता हूं डी आई, इट विल बी डी एम इंटू रेडियस ऑफ रिंग का स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो एक्सेस है ये रिंग के सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। तो अगर याद हो आपको, ऐसी रिंग का अपनी सेंट्रल एक्सेस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास ऑफ द रिंग इंटू रेडियस का स्क्वायर। लेकिन रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर नहीं लेंगे, रेडियस ऑफ द रिंग अलग है, इट इज आर साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो रेडियस ऑफ द रिंग इज आर साइन थीटा। तो यहाँ पर जो डी आई की वैल्यू आ जाएगी, वो डी आई की वैल्यू आ जाएगी डी एम इंटू आर स्क्वायर, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब हमें किसी तरीके से डी एम को रिप्लेस करना होगा थीटा की टर्म में, क्योंकि यहाँ मैं वेरिएबल थीटा लेने वाला हूँ कि थीटा को वेरी कराऊंगा, मैं थीटा को वेरी कराऊंगा, तो उससे फिर हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ अभी आर तो कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है और एम वेरिएबल है, तो डीएम को डी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रा ध्यान से देखेंगे यूनिटरी मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल एम। तो मेरी इस रिंग का एरिया देखेंगे ध्यान से, ये रिंग है, इसका एरिया जो हो जाएगा, अगर इस रिंग को कट करके आप सीधा करेंगे ऐसे करके, तो इसकी मोटाई जो आएगी आर डी थीटा आएगी, इसकी मोटाई आएगी आर डी थीटा, और इसका सरकमफरेंस आएगा 2 पाई आर साइन थीटा, इसका सरकमफरेंस आएगा 2 पाई आर साइन थीटा। तो ये सरकमफरेंस हो जाएगा एक तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसकी
एक साइड सरकमफेरेंस के बराबर होगी और दूसरी साइड इसकी मोटाई के बराबर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा दिस इंटू दिस विच इज़ 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारी इस छोटी सी रिंग का एरिया हो जाएगा। तो इसका मास अगर निकालना है तो इट विल बी m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो ये आएगा m साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द रिंग। तो और मास ऑफ द रिंग इज नथिंग बट dm। तो यहाँ dm की जगह ये पुट किया जा सकता है, तो di इज इक्वल टू dm की जगह आ जाएगा m साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें से एम आर स्क्वायर बाई 2 ये कॉमन आ जाएगा, मतलब ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ बचेगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और थीटा में लिमिट ले जानी पड़ेगी 0 से लेकर पाई तक। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये टॉप वाली रिंग 0 एंगल होगा एक तरीके से, यहाँ जाते जाते एंगल बढ़ता जाएगा। ये वाली रिंग का एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब पाई/2 होगा, और फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो एंगल और बढ़ेगा, और बिल्कुल बॉटम वाली रिंग का जो एंगल होगा वो पाई होगा। तो 0 से लेकर पाई तक ले जाना पड़ेगा। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पहली बात, साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 4 नहीं होता है, पावर रूल नहीं लगेगा यहाँ। दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन, न चेन रूल लगेगा। और पावर रूल जो लगता है वो एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए लगता है केवल इंटीग्रेशन में, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है। तो बेटा यहाँ पर जो आपको टेक्निक अपनानी पड़ेगी वो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा, और आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो साइन 3 थीटा अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो साइन 3 थीटा कैन बी रिटन एज 4, एक मिनट, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो क्यूब है, जो साइन के ऊपर क्यूब है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमें साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो है वो है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद लेनी पड़ेगी हमको यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो साइन क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो ये अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 डी थीटा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन, मतलब मैं साइन क्यूब को मैंने गायब कर दिया और थीटा और 3 थीटा की टर्म में हम ले आए। ये 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ इसका आराम से। ये 4 बाहर आएगा तो 8 आएगा, अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन 3 माइनस कॉस थीटा। लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर पाई तक, फिर माइनस साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन, साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 0 से लेकर पाई तक। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 8, एम आर स्क्वायर बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई दिस एम आर स्क्वायर बाई 8। तो ये अगर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे -3, पाई डालेंगे तो कॉस पाई इज़ -1, कॉस पाई इज़ -1, कॉस 0 इज़ 1। तो ये आ जाएगा इतना, प्लस यहाँ पर ये है 1/3 cos 3 पाई विल अगेन बी -1 एंड cos 0 विल बी 1। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है अगर देखेंगे तो ये आ रहा है एम आर स्क्वायर बाई 8 इंटू ये आ जाएगा 6 -2/3 तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 8 इंटू 18 माइनस 6, 18 माइनस 2 इज 16/3। तो 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये आ गया 2 एम आर स्क्वायर बाई 3।
दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. डेरिवेशन आपको नहीं करनी है कोई बात नहीं. वैसे डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेरिवेशन पर बेस सवाल आ सकते हैं कभी कभी अगर उसने वेरिएबल मास सिस्टम वगैरह दे दिया तो फिर आपको डेरिवेशन आनी चाहिए. बट डेरिवेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फाइनल रिजल्ट है, ये 2/3 mr². ये बाय हार्ट याद रखना है बेटा कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/3 mr². ये बिल्कुल बाय हार्ट याद करना है. जैसे पिछली क्लास में हमने रॉड का सेंट्रल और कॉर्नर एक्सिस के अबाउट याद किया था, रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट किया था, डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट किया था, उसी तरीके से ये हॉलो स्फीयर का डायमीटर के अबाउट याद रखना है कि इट इज 2/3 mr². तो ये ध्यान रखेंगे. नाउ अगला है सॉलिड स्फीयर. तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाहते हैं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर. तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं जिसका मास m है और रेडियस r है. तो इस बार ये मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बेटा. अभी हॉलो स्फीयर के लिए एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन अब ये मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो ये हमारा फॉर एग्जांपल सॉलिड स्फीयर है, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है और ये मास इस पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं बेटा. या तो आप इसको एलिमेंट जो लेना है, एलिमेंट लेके तो करेंगे ही. एलिमेंट लेने के दो तरीके हैं. एक तरीका है इसको छोटे छोटे हॉलो स्फीयर से मिला के बना सकते हैं. हॉलो स्फीयर से मिला के आप कंप्लीट सॉलिड स्फीयर बना सकते हैं. या फिर एक तो हॉलो स्फीयर, दूसरा डिस्क से मिला के बना सकते हैं. जो ज़्यादा आसान है, जो ज़्यादा इजीली कैलकुलेट होता है वो है छोटे छोटे हॉलो स्फीयर से. और अभी हमने हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किया है, 2/3 × m × r² होता है. तो एक काम करिए, इसका टोटल रेडियस कैपिटल R है. आप यहाँ से x रेडियस पे dx मोटाई का, ये इसकी मोटाई dx हो गई, तो dx मोटाई का हॉलो स्फीयर इमेजिन करिए. ध्यान दीजिए ये केवल पतला सा, मतलब ऐसे और हॉलो स्फीयर्स को मिला के मैं कंप्लीट सॉलिड स्फीयर बना सकता हूं. तो इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो di विल बी इक्वल टू 2/3 × dm × x². 2/3 × dm × x². तो उसका यूज़ करेंगे जो अभी हमने कैलकुलेशन की थी हॉलो स्फीयर का जो निकाला था. अब यहाँ पर बस dm को x की टर्म में लिखना पड़ेगा, dx की टर्म में लिखना पड़ेगा. उसके लिए हमको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा फिर से यूनिटरी मेथड का. और यहाँ पर वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल वॉल्यूम है 4/3 πr³. इसमें m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो फिर ये जो एरिया हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगा 4πx² dx. तो इसमें हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 4/3 πr³ इंटू 4πx² dx. तो ये हो जाएगा इस तरीके से. तो ये 4π से 4π कटेगा, तो ये हो जाएगा 3x² dx डिवाइडेड बाई r³. तो ये dm की वैल्यू आ जाएगी बेटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ dm. तो इतना dm हो जाएगा. तो ये dm की जगह ये पुट करूंगा तो di हो जाएगा 2/3 × 3x² dx डिवाइडेड बाई r³ इंटू x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x⁴ आ जाएगा. 3 से 3 कैंसिल हुआ, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. 2 और r³ इंटीग्रेशन साइन के बाहर कॉमन आ जाएंगे क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स हैं. और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx लिमिट 0 से लेकर r तक. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा यहाँ पर इट विल बी 2/r³ इंटू x⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵ डिवाइडेड बाई 5 लिमिट 0 से लेकर r तक. तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू r⁵/r². सॉरी यहाँ पर m भी होगा ना कहीं, हाँ यहाँ पर m भी होगा, एक m मिस हो गया हमसे. m यहाँ पर आएगा, ये m आएगा और डिनोमिनेटर में r³ है तो ये केवल r² बचेगा. तो आंसर आ जाएगा 2/5 mr². बेटा ये याद रखना है. दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr². हॉलो स्फीयर का पिछली क्लास में डिराइव किया, अभी थोड़ी देर में डिराइव किया था हमने, थोड़ी देर पहले. इट वाज 2/3 mr². और सॉलिड स्फीयर का है 2/5 mr². तो ये याद रखेंगे, ये दोनों फॉर्मूले जो हमने डिराइव किए. डेरिवेशन भी याद रखेंगे तो अच्छी बात है. अगर डेरिवेशन याद नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट फाइनल फॉर्मूला तो याद रखना इज मस्ट, वो तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा. नाउ अगला है सिलेंडर.
सिलेंडर की ज़रा बात करेंगे, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिलेंडर भी काफ़ी बार आएगा हमारे क्वेश्चंस में। तो सिलेंडर दो तरीके के हो सकते हैं, हॉलो एंड सॉलिड, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। तो पहले मैं बात करता हूँ हॉलो सिलेंडर की, जिसका मास m है और रेडियस r है। अब हॉलो सिलेंडर की भी बहुत सारी एक्सेस हो सकती हैं रोटेशन की, तो मैं कुछ स्पेशल एक्सेस के अबाउट हम बात करेंगे। तो ये अगर हॉलो सिलेंडर इमेजिन करिए इस तरीके से कि यूनिफॉर्म है ऑब्वियसली, तो एक एक्सेस उसकी सेंट्रल एक्सेस है। सेंट्रल एक्सेस मतलब ये जो उसकी सिमेट्रिक एक्सेस है। तो इसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ। तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये हॉलोस्फीयर का रेडियस r है और इसका टोटल मास कैपिटल M है, तो ये हॉलोस्फीयर के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता, ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे इसको छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ एलिमेंट लेना जो अच्छा है वो है रिंग। आप इसको छोटी छोटी रिंग से बना हुआ इमेजिन कर सकते हैं, इस तरीके की रिंग से बना हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर रिंग के लिए ये एक्सेस जो है सेंट्रल एक्सेस है। अगर रिंग का मास dm है और हर रिंग का रेडियस भी सेम होगा, हर रिंग का रेडियस r के बराबर होगा, तो जो di की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी dm इंटू आर स्क्वायर। तो di की वैल्यू, अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो आपको, मास ऑफ द रिंग इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो i की वैल्यू हो जाएगी m आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dm जो हो जाएगा वो m के बराबर हो जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सिंगल रिंग का अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। मतलब हॉलोस्फीयर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम है अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। नाउ लेकिन हमें जो एक और बात करनी है यहाँ, वो केवल ये वाली एक्सिस के अबाउट नहीं करनी। ये वाली एक्सिस के अबाउट तो याद होना ही चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एक और एक्सिस के अबाउट आता है, और ये एनसीईआरटी में दिया भी है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये हॉलोस्फीयर है तो हॉलोस्फीयर की ये सेंट्रल एक्सिस है, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना है अभी मुझे, ये वाली एक्सिस के अबाउट। अच्छा नहीं, उसके लिए लेकिन हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, बाद में करेंगे उसको, जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीख लेंगे तब वापस करेंगे उसको। तो फिलहाल ये हॉलो सिलेंडर का ये हो गया। दूसरा है सॉलिड सिलेंडर, तो सिलेंडर में ही निकालें। दूसरा है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालें फिर से सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? सॉलिड सिलेंडर का मतलब होगा ये कि ये एंटायर, ये कंप्लीटली सॉलिड है, मतलब यूनिफॉर्म है ऑब्वियसली, m मास है, इसका r रेडियस है, और एंटायरली ये सॉलिड सिलेंडर है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। ये हमारी सेंट्रल एक्सिस हो गई, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। तो ये निकालने के लिए फिर से इसको एलिमेंट्स ट्रीट जो करेंगे बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो एलिमेंट्स हमें यहाँ लेने चाहिए डिस्क, इस तरीके की डिस्क लेनी पड़ेंगी, इस तरीके की डिस्क ये लेनी पड़ेंगी हमें, ये डिस्क इमेजिन करनी पड़ेंगी, और ये छोटी छोटी डिस्क से बना हुआ हमें ये सॉलिड सिलेंडर इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें हर डिस्क का रेडियस सेम है, इट इज़ r, एवरी डिस्क है सेम रेडियस r। और मान लेते हैं डिस्क का, एक छोटी सी डिस्क का जो मास है वो dm है, तो इस केस में जो di हो जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा छोटे से एलिमेंट का, इट विल बी dm r स्क्वायर बाई 2। ऐसा क्यों आया? क्योंकि डिस्क का अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ द डिस्क इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसमें से r स्क्वायर बाई 2 कॉमन आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm इज नथिंग बट कैपिटल M। तो ये i की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M r स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। तो मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखेंगे तो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क पासिंग थ्रू अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस। तो एक इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम होगा। सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम है। नाउ अगला है रेक्टेंगुलर प्लेट्स। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर प्लेट्स, रेक्टेंगुलर एज वेल एज स्क्वायर भी। पहले रेक्टेंगुलर प्लेट्स देख रहे हैं हम। तो रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं,
यूनिफॉर्म है ऑब्वियसली, और उसका मास m है, और साइड लेंथ होंगी, दो साइड लेंथ होंगी, एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी। तो ये अगर इस तरीके से है, फॉर एग्जांपल ये अगर लेंथ l है, ये अगर लेंथ l है और ये वाली विड्थ है b, और ये वाली विड्थ है b, ब्रेड्थ है b और लेंथ है l फॉर एग्जांपल, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रेक्टेंगुलर प्लेट का। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग बहुत सारी एक्सेस होंगी, अलग अलग एक्सेस होंगी, अलग अलग एक्सेस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो जैसे पहली एक एक्सेस है जिसके अबाउट अभी हम निकाल सकते हैं फिलहाल, ये कॉर्नर एक्सेस, ये कॉर्नर एक्सेस है जो कि ये वाली बी वाली साइड से गुजर रही है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इस डिस्क को एलिमेंट्स में इमेजिन करना पड़ेगा। सवाल है कैसे एलिमेंट्स इमेजिन करें हम। तो यहाँ पर एक चॉइस तो है कि ऐसे वर्टिकल एलिमेंट्स इमेजिन कर लीजिए, और दूसरी चॉइस है हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो बेटर चॉइस है इट इज़ ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स बेटर चॉइस हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई छोटा सा एलिमेंट आप चूज करेंगे तो आप इसको छोटी रॉड की तरह इमेजिन कर सकते हैं, और फिर ये दूसरी रॉड हो गई, तो आप इस प्लेट को एक्चुअली छोटी छोटी रॉड्स से बना हुआ इमेजिन कर सकते हैं, फिर ये तीसरी रॉड हो गई। तो अगर आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है याली एक्सेस के अबाउट, तो इन छोटी छोटी रॉड्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना पड़ेगा। तो डी जो हो जाएगा इट विल बी dm इंटू एल स्क्वायर बाई 3। अगर आप ध्यान से देखें तो dm इंटू एल स्क्वायर बाई 3। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो हमने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अपनी कॉर्नर एक्सिस के अबाउट, वो आया था मास ऑफ द रॉड इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर भी ये छोटी सी रॉड का मैं डी जो है dm एल स्क्वायर बाई 3 लिख सकता हूँ। तो आई विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन और dm जो हो जाएगा इट विल बी m, तो ये हो जाएगा सिंपली ml स्क्वायर बाई 3। मतलब ये इस एक्सेस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट इट्स कॉर्नर एक्सेस। तो एक m मास l लेंथ की रॉड का जो कॉर्नर एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एग्जैक्टली वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का भी है अपनी कॉर्नर एक्सेस के अबाउट। ठीक है, तो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml स्क्वायर बाई 3, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम है। नाउ इसी रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ मैं एक दूसरी एक्सेस के अबाउट। तो फॉर एग्जांपल वो एक्सेस है मेरी ये वाली एक्सेस, तो ज़रा ध्यान से बताएंगे ये वाली एक्सेस के अबाउट। तो ये वाली एक्सेस है जो कि ये वाली साइड लेंथ b है, ये वाली साइड लेंथ l है, तो इस बार ये l वाली साइड लेंथ के पैरेलल है एक तरीके से और कॉर्नर से पास कर रही है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस बार एलिमेंट क्या चूज करनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे, इमेजिन करेंगे थोड़ा, तो इस बार वर्टिकल एलिमेंट्स विल बी बेटर, वर्टिकल एलिमेंट्स जो होंगे वो बेटर होंगे, वर्टिकल एलिमेंट्स विल बी बेटर, ये वर्टिकल एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़्यादा बेटर होंगे कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ हर वर्टिकल एलिमेंट की लेंथ सेम है और हर वर्टिकल एलिमेंट के लिए कॉर्नर एक्सेस है। तो ये वर्टिकल एलिमेंट इसका मास dm है, तो इसका जो di हो जाएगा इट विल बी dm इंटू बी स्क्वायर बाई 3, dm इंटू बी स्क्वायर बाई 3, क्योंकि इसकी लेंथ जो हो गई वो b के बराबर हो गई। तो di इज इक्वल टू dm बी स्क्वायर बाई 3। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो i विल बी बी स्क्वायर बाई 3, तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन और dm जो हो जाएगा वो हो जाएगा m, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ गया mb स्क्वायर बाई 3। तो mb स्क्वायर बाई 3 है ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ये रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम है। अगर एक b लेंथ की सिंगल रॉड होती तो उसका कॉर्नर एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता वो भी यही आता, वो भी mb स्क्वायर बाई 3 आता। तो जब ये वाली साइड लेंथ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं तो आप इसको l लेंथ की रॉड की तरह इमेजिन कर सकते हैं, और जब याली एक्सेस के अबाउट देख रहे हैं तो b लेंथ की रॉड की तरह इमेजिन कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के लिए। अगला अगर आप देखना चाहें तो यही यही रेक्टेंगुलर प्लेट का ये साइड लेंथ b है और ये वाली साइड लेंथ l है, तो ये वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस क्या वो सेंटर से पास होने वाली और ये वाली साइड के बाइसेक्टर मतलब बीचों बीच, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे तो इसके लिए फिर से इस तरीके की
रॉड्स इमेजिन करनी पड़ेंगी आपको। हर रॉड के लिए सेंट्रल एक्सिस हो जाएगी, सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसके अबाउट जो डी आई हो जाएगा, इट विल बी डी आई विल बी इक्वल टू डी एम इंटू एल स्क्वायर बाई 12। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको सिंपली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू सिंपली हो जाएगी एम एल स्क्वायर बाई 12। मतलब ये एग्जैक्टली सेम है इसके, जैसे एक सिंगल रॉड होती और उसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, एल लेंथ की रॉड होती और ये एक्सिस के अबाउट निकालना होता, तो वो भी एम एल स्क्वायर बाई 12 निकल के आता है। एंड फाइनली एक और अगर हम देखें तो वो है इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो ये वाली साइड लेंथ अगर बी है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पर जो एलिमेंट अच्छे रहेंगे वो ऐसे वाले एलिमेंट अच्छे रहेंगे। तो ये एलिमेंट्स के लिए ये एक्सिस हर किसी के लिए सेंट्रल एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डी आई हो जाएगा, इट विल बी डी एम इंटू बी स्क्वायर बाई 12। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको सिंपली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी एम बी स्क्वायर बाई 12। तो ये आ जाएंगे ये हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। तो मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली अगर एक सिंगल रॉड होती बी लेंथ की, तो उसकी जो सेंट्रल एक्सिस होती उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बी स्क्वायर बाई 12 ही आता। तो मतलब आप यहाँ पर इन एक्सिस के अबाउट अगर देखें आप ध्यान से, तो रेक्टेंगुलर प्लेट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलर है एक रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो ये देखना बेटा आना चाहिए आपको अच्छे से। नेक्स्ट और भी बहुत सारी एक्सिस हैं जो हम निकालना सीखेंगे सेम बॉडीज के लिए, लेकिन वो हम उसके लिए हमको पहले पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर होती तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर प्लेट है अगर, तो स्क्वायर प्लेट की तो और आसान बात है कि उसकी तो दोनों साइड लेंथ बराबर हैं, मतलब ये साइड एल है ये साइड भी एल है। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, और ये वाली एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाई 3, और ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं, सिंपल है, मतलब रॉड्स जैसे हम इमेजिन कर रहे थे अभी उसी तरीके से आप ये स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बॉडीज हैं कोन वगैरह, लेकिन कोन वगैरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बुक्स में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, बट कभी आते नहीं उस पर सवाल। कभी एडवांस के क्लास में करने होंगे तो हम क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेंगे उसको, लेकिन ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो अगला जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारा, इट इज़ ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पर सवाल आ जाते हैं। ट्रायंगुलर प्लेट है एम मास की और यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है, मतलब मास उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब ट्रायंगल अलग अलग शेप के हो सकते हैं, मतलब राइट एंगल हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोसेलेस, या फिर कोई भी जनरल स्केल एंड ट्रायंगल भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कोई स्पेशल ट्रायंगल नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्केल एंड ट्रायंगल, मतलब साइड लेंथ में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि एंगल कोई स्पेशल एंगल है या साइड लेंथ में कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ सिंपल स्केल एंड ट्रायंगल, ये स्केल एंड ट्रायंगल है। तो इस स्केल एंड ट्रायंगल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो सवाल है किस एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ये वाली एक्सिस के अबाउट। तो ये एक साइड से पास होती हुई एक्सिस है। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मैं जब इसको रोटेशन करूंगा तो ये मतलब इस तरीके से ये इस तरीके से रोटेट करेगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। तो फॉर एग्जांपल इसका ये सामने वाला जो वर्टेक्स है, इससे जो इस पर परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये h हाइट का है, ये h हाइट का है, और ये वाली साइड लेंथ फॉर एग्जांपल l है, ये वाली साइड लेंथ l है, और ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर इस पे है वो h है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याली एक्सिस के अबाउट निकालना है। ध्यान से देखेंगे बेटा, डेरिवेशन सिंपल सा डेरिवेशन है वैसे इंटीग्रेशन के थ्रू। तो हम इसको क्या करेंगे, रॉड्स से बना हुआ इमेजिन करेंगे, बहुत सारी रॉड्स से बना हुआ इमेजिन करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से x दूरी पे एक ऐसे रॉड इमेजिन कर लेंगे, इस तरीके से रॉड इमेजिन कर लेंगे dx मोटाई की। तो dx मोटाई की रॉड इमेजिन कर लेंगे। तो ये वाली एक्सिस के लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो हाँ
तो ये जो है इसकी सेंट्रल एक्सेस तो है नहीं, क्योंकि सेंटर तो यहाँ कहीं होगा इसका फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए नहीं, इसके लिए हमें आई थिंक वही चाहिए होगा, पैरेलल एक्सेस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी हमें। हाँ, इसको डिराइव करने में पैरेलल एक्सेस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, इसको डिराइव करने में। हाँ सॉरी, पैरेलल एक्सेस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम इसको डिराइव करेंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम पढ़ने के बाद, उसके बिना नहीं हो पाएगा। पैरेलल एक्सेस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, याली एक्सेस, हाँ ठीक है। तो अभी नहीं कर सकते इसको डिराइव, इसको बाद में डिराइव करेंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज डिराइव किए नाउ, लेकिन अभी हमें और बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कैलकुलेट करने आने चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें दो इंपॉर्टेंट फार्मूले सीखने हैं, दो इंपॉर्टेंट थियरम्स हमें सीखने हैं रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उनका नाम है, पहला है पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो ज़रा इसको देखेंगे, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो व्हाट इज पैरेलल एक्सेस थ्योरम, और फिर दूसरा देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। तो हमारे पास दो थ्योरम है जिनकी मदद से हम और मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्सेसेस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहली बात देखेंगे, इसका स्टेटमेंट है आई ए इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई ए इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये क्या है ये थ्योरम, इमेजिन करिए एक इस तरीके से बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास है हमारे इस सिस्टम का, और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस है, ठीक है। अब इस एक्सेस के अबाउट कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारे इस सिस्टम का। नाउ कोई दूसरा पॉइंट है जिसके अबाउट एक दूसरी एक्सेस पास कर रही है, विच इज पैरेलल टू दिस एक्सेस। ये वाली एक्सेस जो है, ये ए पॉइंट से जो पास कर रही है, दिस एक्सेस इज पैरेलल टू द एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए है, सॉरी आई सी एम है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए है। तो हमें निकालना है, और इनके बीच की दूरी है डी। तो हमें रिलेशनशिप निकालना है आई ए, आई सी एम और डी के बीच। तो अगर यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल पॉइंट है, और उसका मास है फॉर एग्जाम्पल m1। अब ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, यहां से जो पोजीशन वेक्टर होगा इसका, ये वाला पोजीशन वेक्टर, और यहां से जो पोजीशन वेक्टर होगा, मिनिमम दूरी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, अगर आप देखेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर cm से फॉर एग्जाम्पल r1 cm है, और यहां से ये फॉर एग्जाम्पल RA CM है, RA CM R1A और R1 CM। तो अगर ये देखेंगे ध्यान से, तो और ये वाला पोजीशन वेक्टर D हो जाएगा एक तरीके से, दिस इज RA CM विच इज जिसकी वैल्यू D के बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A अगर देखना है मुझे, तो इट विल बी m1 इंटू R1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 इंटू R1A, R1 with respect to A plus R2 with respect to A plus M3 into R3 with respect to A। ध्यान देखेंगे ये जो वेक्टर हैं ये शॉर्टेस्ट दूरियां हैं, मतलब R1 CM और R1A, ये वन पार्टिकल की मिनिमम दूरियां हैं सेंटर ऑफ मास से और A मास से। तो ये इस तरीके से ये चलता जाएगा, m1 इंटू RN विथ रिस्पेक्ट टू A। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नाउ व्हाट इज R1 CM, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R1 CM R1 विथ रिस्पेक्ट टू A can be written as R1 with respect to center of mass minus RA with respect to center of mass। ये ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, R1 with respect to A can be written as R1 with respect to center of minus RA with respect to center of mass। तो RA विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, इसकी वैल्यू D के बराबर है। तो ये अगर यहाँ पुट करूंगा तो ये IA हो जाएगा m1 इंटू R1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास माइनस RA विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर।
तो प्लस m2 इंटू r2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास माइनस ra विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर, और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। सॉरी, यहाँ स्क्वायर होगा ना, हाँ यहाँ स्क्वायर होगा, मतलब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो स्क्वायर एक्चुअली जो होता है वेक्टर का, इट इज नथिंग बट वेक्टर का खुद से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर इसका खुद से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा m1 r1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस m1 आर ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर माइनस 2 m1 r1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डॉट आर ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये इस तरीके से आएगा प्लस m2 इंटू r2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस m2 इंटू आर ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर माइनस 2m2 इंटू r2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डॉट आर ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से ये सारे टर्म्स ऐड होते जाएंगे। तो इसमें जो पहले वाले टर्म्स हैं ये क्या बनाएंगे, जो दूसरे वाले टर्म्स हैं ये क्या बनाएंगे, और ये जो तीसरे वाले टर्म्स हैं ये क्या बनाएंगे। तो ये हमें ज़रा ध्यान से देखना है। तो जो पहले पहले टर्म्स हैं जिनमें मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 m1 r1 स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 r2 स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये जो हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो दिस इज नथिंग बट ICM, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। दूसरा ये अगर देखेंगे आर ए विथ रिस्पेक्ट टू CM इज नथिंग बट D, ये भी D, ये भी D। तो ये जो हो जाएगा इट इज नथिंग बट m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 टिल mn प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m इंटू डी स्क्वायर, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू डी स्क्वायर। और ये वाला जो तीसरा वाला टर्म है ये अगर देखेंगे ये टर्म में -2 तो कॉमन है हर जगह, और ACM भी कॉमन है अगर आप देखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू CM, ये हो जाएगा m1 r1 विथ रिस्पेक्ट टू CM प्लस m2 r2 विथ रिस्पेक्ट टू CM, और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा आगे की तरफ को। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 टिल mn rn, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट 0। तो क्योंकि हमने ओरिजिन भी अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पे लिया है तो इट विल बी 0। तो यहाँ पर ये वाला जो तीसरा वाला टर्म है, ये जो तीसरा वाला टर्म है, इसके लिए याद हो आपको अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला पढ़ा था। इट इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 टिल mn rn, और ये सारी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। तो इट विल बी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विच इज 0। तो इसलिए ये तीसरा वाला टर्म बेटा 0 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आ गया फाइनली वो आ गया IA इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम है और ये इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन याद रखेंगे, अच्छा रहेगा, बोर्ड में भी आती है इसकी डेरिवेशन कभी, और साथ में फॉर्मूला तो याद रखना ही है कि ये लेकिन तीनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ICM is moment of inertia about an axis passing through center of mass. IA is moment of inertia about an axis which is parallel to the axis passing through center of mass and passing through some other point A. And D is the distance between these two parallel axes. That is D. तो अगर आप इस फॉर्मूले की कुछ खासियतें देखें अगर पैरेलल एक्सेस थ्योरम की, तो सबसे पहली बात इसमें जो गलती होती है बहुत बार वो ये होती है कि IA आप लिख देते हैं IB प्लस MD स्क्वायर। ये इतना अच्छा लगता है कि हम भूल जाते हैं कि वन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व्ड इन पैरेलल एक्सेस थ्योरम इज अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते कि A और B दोनों में से, मतलब B सेंटर ऑफ मास अगर नहीं है तो आप ये नहीं लिख सकते IA इज इक्वल टू IB प्लस MD स्क्वायर। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। मतलब B अगर सेंटर ऑफ मास, इफ B इज नॉट सेंटर ऑफ मास, तो फिर आप ये इक्वेशन नहीं लिख सकते। दिस इक्वेशन कैन नॉट बी रिटन इफ B इज नॉट सेंटर ऑफ मास। तो ये इक्वेशन लिखना गलत हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात अगर यहाँ नोट करने वाली है वो है कि
ये ट्रू है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बॉडीज, मतलब लीनियर, एरिया, वॉल्यूम, मतलब किसी भी टाइप की बॉडी के लिए ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ हमने कुछ स्पेशल ऐसा लिया नहीं कि केवल लीनियर बॉडी होनी चाहिए या मास केवल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या मास के या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल बॉडीज, हर तरीके की बॉडी के लिए ट्रू है। दिस ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज। ये मैं इसलिए अभी बोल रहा हूँ क्योंकि जो अगला थियरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो हर टाइप की बॉडीज के लिए ट्रू नहीं है, बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने वाली है वो है, अगर बहुत सारी पैरेलल एक्सिसेस हैं एक बॉडी से पास होने वाली, इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल एक्सिसेस पासिंग थ्रू अ बॉडी, देन out of all those parallel axes the minimum moment of inertia is about the axis passing through center of mass। मतलब ये इस तरीके से, for example there are a large number of parallel axes passing through the body या from different passing through different points of body, या इसके बाहर भी हो सकती है कोई parallel axis। तो इन सारी parallel axes में जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी अबाउट द मोमेंट ऑफ अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो क्या है तीसरा पॉइंट कि आई इज मिन फॉर सेट ऑफ पैरेलल एक्सिस, आई इज मिन फॉर सेट ऑफ पैरेलल एक्सिस अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिनिमम होता है कंपेयर टू ऑल दी एक्सेस। तो ये तीसरी बात है बेटा, ये ध्यान में रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों बातें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की दिमाग में बैठा लेंगे और फॉर्मूला याद रखना है, हम इसको यूज़ करेंगे कुछ टाइम में बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमारा, इट इज़ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जरा देखेंगे ध्यान से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में बात करनी होगी हमको। तो इमेजिन करिए इस तरीके से एक बॉडी है, बट दिस इज, पहली बात ये ध्यान में रखेंगे, दिस इज ओनली ट्रू फॉर प्लेनार बॉडीज। मतलब मास जो है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और प्लेन, एक सिंगल प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मास, मतलब 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए मास। दिस इज ओनली ट्रू फॉर प्लेनार बॉडीज। मतलब या तो लीनियर बॉडीज के लिए भी ट्रू होगा, प्लेनार या लीनियर बॉडीज के लिए ट्रू होगा, लेकिन अगर मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ट्रू नहीं होगा। मतलब हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर या सिलेंडर्स, इनके लिए ट्रू नहीं होगा, प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए तब ये ट्रू होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉइंट है इस बॉडी पे, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से पास होने वाली 3 एक्सेस हैं। एक है फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सेस, एक है फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सेस और एक है फॉर एग्जाम्पल जेड एक्सेस। अब इसमें से जो जेड एक्सेस है बेटा, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये जेड एक्सेस परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, मतलब वैसे 3D है, जेड मतलब ऐसे प्लेन से बाहर आ रहा है एक तरीके से। तो और एक्स और वाई इन द प्लेन ऑफ द बॉडी है। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ इस बॉडी का अलग अलग एक्सेस के अबाउट, तो मान लेते हैं एक छोटा सा मास है m1। तो इस m1 मास की दूरी यहाँ से जो है, ये इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल x, y। तो अगर ये x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो अगर देखेंगे तो इसकी x एक्सेस से जो मिनिमम दूरी होगी वो y1 के बराबर होगी, और y एक्सेस से जो मिनिमम दूरी होगी, y एक्सेस से जो मिनिमम दूरी होगी इट विल बी अबाउट, इट विल बी x1। तो y एक्सेस से मिनिमम दूरी x1 के बराबर होगी, x एक्सेस से मिनिमम दूरी y1 के बराबर होगी, और z एक्सेस से जो मिनिमम दूरी होगी इट विल बी रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अगर ऐसे इमेजिन नहीं हो रहा है तो ऐसे करके इमेजिन कर लीजिए कि ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है और ये z एक्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये कोई जनरल पॉइंट है x1, y1। तो ये दूरी x1 है, ये y1 है। तो इसकी x एक्सेस से मिनिमम दूरी y1 के बराबर है और y एक्सेस से मिनिमम दूरी x1 के बराबर है, और z एक्सेस से मिनिमम दूरी ये होगी, और ये वाली दूरी जो हो जाएगी इट विल बी रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो IZ जो हो जाएगा इट विल बी m1 इंटू इसका स्क्वायर
विच विल बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, प्लस कोई दूसरा मास होगा m2 इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा आगे की तरफ को। तो अगर मैं iz, ये iz निकाल रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस m3 x3 स्क्वायर, और ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा, प्लस ये दूसरे टर्म्स m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर प्लस m3 y3 स्क्वायर, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो व्हाट इज दिस फर्स्ट टर्म, तो ये जो पहला वाला टर्म है m1 x1 स्क्वायर, तो x1 मिनिमम दूरी थी y एक्सेस से, प्लस m2, ये x2 की, m2 वाले की मिनिमम दूरी x2 होगी y एक्सेस से। सो दिस इज एक्चुअली y मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 अबाउट y एक्सेस, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m2 अबाउट y एक्सेस, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 अबाउट y एक्सेस। तो दिस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सेस प्लस दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सेस। तो इक्वेशन हो जाएगी iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। दिस इज the formula called perpendicular axis theorem। तो बेटा इस फॉर्मूले को बोलते हैं perpendicular axis theorem। iz is equal to ix plus iy। what is iz in this formula? iz in this formula is moment of inertia about z axis, ix is moment of inertia about x axis, iy is moment of inertia about y axis। इसमें से ध्यान देंगे, जो नोट करने वाली बात है, सबसे पहली बात तो यही थी कि इट इज ओनली ट्रू फॉर प्लेनार बॉडीज, केवल प्लेनार बॉडीज के लिए ट्रू होगा, या लीनियर बॉडीज भी प्लेनार में आ जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो है कि द पॉइंट अबाउट विच द एक्सेस आर पासिंग, इट मे नॉट बी सेंटर ऑफ मास, इट मे और मे नॉट बी सेंटर ऑफ मास। मतलब जरूरी नहीं है, पिछली बार जरूरी था कि एक एक्सेस सेंटर ऑफ मास से ही पास करनी चाहिए थी पैरेलल एक्सेस थ्योरम में, इस वाले केस में जरूरी नहीं है कि एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास करे, हो सकता है पास ना करे सेंटर ऑफ मास से, तो भी ये वैलिड होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पर वो है एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब x और y आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, x और z आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और y और z भी आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एंड x एंड y दे शुड लाई इन प्लेन ऑफ बॉडी, इन प्लेन ऑफ बॉडी, एंड z शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। जो z होना चाहिए इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, एंड z शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। तो z जो होना चाहिए इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, z एक्सेस, एंड x एंड y एक्सेस शुड बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो ये तीन बातें बेटा इसके लिए भी ध्यान रखेंगे परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम के लिए। तो आज हमने इनका बेसिक डेरिवेशन किया है, कल के लेक्चर में हम इन पर बेस्ड डेरिवेशंस और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अपनी CPS स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, और ये वाले टॉपिक को फिनिश करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक को, ठीक है। थैंक यू।